सोचिए, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वो हालात हैं जो आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं? क्या वो लोग हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं? या फिर किस्मत जो आपको कभी साथ नहीं देती? सच्चाई यह है कि आपका असली दुश्मन इनमें से कोई नहीं है। असली दुश्मन है आपका ईगो। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी हमें यही दिखाती है कि कैसे ईगो चुपचाप हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। जब हम सपने देखते हैं, ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम पहले से ही खास हैं और सब कुछ डिजर्व करते हैं। जब हम सफलता पाते हैं, ईगो हमें घमंडी बना देता है और दूसरों की मदद या सीखने की जरूरत हमें छोटी लगने लगती है। और जब हम असफल होते हैं, ईगो हमें हकीकत स्वीकार करने से रोकता है और हमें गिरा हुआ ही बनाए रखता है। ये किताब 3 हिस्सों में बंटी है: एस्पायर, सक्सेस और फेलियर। हर हिस्सा हमें यह समझाता है कि ईगो कैसे हमें रोकता है और कैसे हम इसे काबू में रखकर असली ग्रोथ, असली ग्रेटनेस और असली फुलफिलमेंट पा सकते हैं। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि इतिहास और जिंदगी के ऐसे अनगिनत उदाहरण सामने रखती है जिनसे हम सीख सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि असली दुश्मन कौन है और उससे कैसे जीतना है, तो यह किताब आपके लिए है। याद रखिए, ईगो सिर्फ एक रुकावट नहीं, यह आपकी पूरी यात्रा को बर्बाद कर सकता है। और यही वजह है कि रायन हॉलिडे हमें सिखाते हैं, ईगो इज द एनिमी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के सार। यहां आपको मिलेंगी वो कहानियां और सीखें जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। चाहे आप गांव से हों या शहर से, चाहे आप भारत में हों या विदेश में, यह चैनल आपका अपना है। हम जानते हैं कि हमारे श्रोता हर जगह से जुड़े हैं। कोई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गांवों से है, तो कोई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों से। हमारे साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से भी लोग जुड़े हैं। और हमें बहुत खुशी है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और दुनिया के कोने कोने से भी हिंदी बोलने वाले हमारे परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ पर आपको सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, साइकोलॉजी, सक्सेस और लाइफ चेंजिंग बुक्स का हिंदी में विस्तार पूर्वक नरेशन मिलेगा। हम चाहते हैं कि किताबों की वो सीख जिसने दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, थिंकर्स और सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी बदली है, वह अब आपके जीवन का भी हिस्सा बने। तो आइए परिवार की तरह जुड़ते हैं। हमें यह भी बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं, भारत के किस राज्य से, किस गांव से, किस शहर से या फिर किस देश से। आपका हर जवाब हमें और भी करीब लाता है। ये चैनल सिर्फ हमारा नहीं, ये चैनल हम सबका है, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, किताबें जी जाती हैं। और यही सफर हम सब मिलकर तय करेंगे। चैप्टर 1, टॉक टॉक टॉक। हम सभी के भीतर सपने होते हैं। कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखता है, कोई कला में नाम कमाने का, कोई खेलों में आगे बढ़ने का। लेकिन अक्सर जब ये सपने हमारे दिल में जन्म लेते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें दूसरों से साझा करना शुरू कर देते हैं। हम दोस्तों से कहते हैं, मैं यह करने वाला हूं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, बहुत जल्दी बड़ा बदलाव आने वाला है। और परिवार से कहते हैं, देखना, एक दिन सबको दिखा दूंगा। हमें लगता है कि इस तरह बोलने से हमारे सपनों को पंख मिल रहे हैं, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि यह ईगो की सबसे चालाक चाल है। जब हम अपने गोल्स की घोषणा बार बार करते हैं, तो हमारा दिमाग हमें धोखा देने लगता है। हमें लगता है कि हमने कोई बड़ा कदम उठा लिया है, जबकि असल में हमने एक भी ठोस काम नहीं किया। यह संतुष्टि नकली होती है, जैसे बिना मेहनत किए इनाम पा लेना, और यही हमारी ग्रोथ को रोक देती है। इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा हुआ है। कई बार बड़े बड़े नेता या कलाकार अपनी योजनाओं का शोर मचाते रहे, लेकिन जब असली काम करने का समय आया तो उनके पास कुछ ठोस नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जो लोग चुपचाप, बिना शोर मचाए लगातार मेहनत करते रहे, वहीं आगे बढ़े। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, एलेनोर रूजवेल्ट या मॉडर्न इनोवेटर्स, इनमें से किसी ने भी अपनी मंजिल की ढोल नगाड़े बजाकर शुरुआत नहीं की। उन्होंने बस काम किया, और उनके काम ने दुनिया को बोलने पर मजबूर कर दिया। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि ईगो हमें दिखावे की ओर धकेलता है। ईगो चाहता है कि हमें तुरंत पहचान और तालियां मिलें,
लेकिन असली जीत उन लोगों की होती है जो चुपचाप काम करते हैं और अपने परिणामों से दुनिया को जवाब देते हैं। अगर हमें सच में कुछ हासिल करना है तो हमें कम बोलना और ज्यादा करना सीखना होगा। चैप्टर 2, टू बी और टू डू। जिंदगी का एक अहम सवाल हमेशा हमारे सामने आता है, क्या हमें कुछ बनने की चाह रखनी चाहिए या कुछ करने की? यही सवाल तय करता है कि हमारी यात्रा कहां जाएगी। टू बी का मतलब है शोहरत पाना, नाम कमाना, स्टेटस और रिकॉग्निशन हासिल करना, जबकि टू डू का मतलब है ऐसे काम करना जो सच में फर्क पैदा करे, चाहे नाम सामने आए या ना आए। ईगो हमें हमेशा टू बी यानी बनने की चाह की तरफ धकेलता है। ईगो कहता है कि हमें लोग सराहें, हमें पद और पोजीशन मिले, हमें सम्मान मिले। लेकिन जब हम सिर्फ बनने की चाह में उलझ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हम असली काम से ज्यादा अपनी इमेज पर ध्यान देने लगते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, बजाय इसके कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। रायन हॉलिडे मार्कस ऑरेलियस जैसे उदाहरण देते हैं, जो रोमन एम्परर होकर भी खुद को हमेशा एक विद्यार्थी समझते थे। उनका फोकस टू डू पर था, न कि टू बी पर। उनका काम, उनका विचार और उनका नेतृत्व इस बात का सबूत था कि ग्रेटनेस कभी स्टेटस से नहीं बल्कि एक्शन से आती है। दूसरी ओर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने पद और पहचान तो पा ली, लेकिन जब इतिहास ने उन्हें परखा तो उनके पास दिखाने को कोई असली काम नहीं था। उनकी लेगेसी नाम और स्टेटस के साथ मिट गई क्योंकि उन्होंने टू बी चुना था, टू डू नहीं। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हमें हर कदम पर यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ कुछ बनने का दिखावा कर रहे हैं? अगर हमारा फोकस एक्शन पर है तो हमारी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ पद और पहचान के पीछे भागते हैं तो समय हमें जल्दी भुला देगा। असली ग्रेटनेस वही है जब हम टू डू चुनते हैं। चैप्टर 3, बिकम अ स्टूडेंट। जिंदगी में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि हमें लगता है हम सब कुछ जानते हैं। ईगो हमें यह विश्वास दिलाता है कि अब हमें सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले ही काफी समझदार और काबिल हो चुके हैं। लेकिन यही सोच हमें बर्बादी की तरफ ले जाती है। महान लोग कभी खुद को मास्टर नहीं समझते, वे हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स और लीडर्स की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। चाहे सोक्रेटिस हों, बेंजामिन फ्रैंकलिन हों या मॉडर्न इनोवेटर्स, इन सब ने खुद को हमेशा विद्यार्थी माना। ईगो उन्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि वे जानते थे कि नॉलेज अनंत है और सीखने की कोई सीमा नहीं। जब हम स्टूडेंट माइंडसेट अपनाते हैं तो हमें हर इंसान में एक टीचर दिखाई देता है, फिर वह कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, कोई साथी हो या कोई विरोधी। हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जब ईगो हावी होता है तो हम यह सोचते हैं कि हमें दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं, और वहीं से हमारी गिरावट शुरू होती है। इसलिए ये चैप्टर हमें सिखाता है, हमेशा स्टूडेंट बने रहो। सवाल पूछो, नोट्स बनाओ, गाइडेंस लो और खुद को लगातार बेहतर करते रहो। ईगो हमें यह यकीन दिलाता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन असली ग्रेटनेस उसी की है जो यह मान ले कि वह अभी सिर्फ सीखने की शुरुआत पर है। चैप्टर 4, डोंट बी पैशनेट। आज की दुनिया में हर जगह हमें यही सिखाया जाता है, अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन रायन हॉलिडे इस सोच को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ पैशन काफी नहीं है, बल्कि कई बार यह खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि पैशन हमें अंधा कर देता है। यह हमें शॉर्टकट्स लेने पर मजबूर करता है और धैर्य खोने पर मजबूर करता है। ईगो हमें पैशन की एड में यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम किसी चीज के लिए उत्साही हैं तो हमें तुरंत सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन असली सफलता सिर्फ डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और पेशेंस से मिलती है। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां लोगों ने सिर्फ पैशन के भरोसे शुरुआत की और नाकाम रहे, जबकि जिन लोगों ने ठंडे दिमाग से, डिसिप्लिन और फोकस के साथ काम किया, वे सफल हुए। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी सिर्फ जुनून से नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और कंट्रोल से पूरी दुनिया जीती। स्टीव जॉब्स का काम भी सिर्फ पैशन का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके डिसिप्लिन और डिटेल पर ध्यान देने की वजह से एप्पल खड़ा हो पाया। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी में सिर्फ पैशनेट होना काफी नहीं, हमें प्रिपेयर्ड होना है, फोकस्ड होना है और लगातार मेहनत करनी है। पैशन आग की तरह है, अगर इसे कंट्रोल में रखा जाए तो यह हमें एनर्जी देता है,
लेकिन अगर यह अनकंट्रोल्ड हो जाए तो सब कुछ जला देता है। ईगो हमें अनकंट्रोल्ड पैशन की ओर धकेलता है, लेकिन असली ग्रेटनेस उसे हार्नेस करने में है। चैप्टर 5, फॉलो द कैनवस स्ट्रैटेजी। ईगो हमेशा चाहता है कि हमें खुद ही क्रेडिट मिले, हमें ही स्पॉटलाइट मिले और हमें ही अप्लॉज मिले। लेकिन रायन हॉलिडे हमें एक अलग रास्ता बताते हैं, कैनवस स्ट्रैटेजी का। इसका मतलब है कि आप दूसरे लोगों के लिए अवसर और स्पेस तैयार करो, उनके लिए रास्ता आसान करो और इनडायरेक्टली खुद भी ग्रो करो। यह स्ट्रैटेजी कहती है कि ग्रेटनेस पाने का सबसे तेज रास्ता दूसरों को महान बनाने से होकर जाता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दूसरों को चमकने का मौका दिया, वे खुद भी लंबे समय तक चमके। रोमन फिलोसोफर सेनेका कहते हैं कि जिसने दूसरों के लिए रास्ता बनाया, वही खुद सबसे आगे निकल गया। ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें हमेशा शो ऑफ करना है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम पर्दे के पीछे रहकर वैल्यू क्रिएट करते हैं। कैनवस स्ट्रैटेजी का मतलब यह नहीं कि आप खुद को छोटा कर लो या अपने सपनों को दबा दो। इसका मतलब है कि आप सहयोग करना सीखो, दूसरों की मदद करो, उन्हें सपोर्ट दो और उनके लिए नए मौके क्रिएट करो। एग्जाम्पल के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को देखिए। शुरुआत में उनके पास पावर या अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पावरफुल लोगों को स्पेस दी, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स तैयार किए और उनकी मदद की। धीरे धीरे वही लोग फ्रैंकलिन के लिए दरवाजे खोलते गए और वे खुद एक महान लीडर बन गए। तो लेसन यह है, ईगो को कंट्रोल में रखो और दूसरों को एम्पावर करो, क्योंकि जब आप दूसरों को आगे बढ़ाते हो तो इनडायरेक्टली आप खुद भी उस ग्रोथ का हिस्सा बनते हो। यह स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। चैप्टर 6, रिस्ट्रेन योरसेल्फ। ईगो हमें हमेशा जल्दबाज और इम्पेशेंट बनाता है। यह हमें धकेलता है कि अभी सब कुछ पालो, तुरंत रिकग्निशन मिल जाए, अभी बड़ा नाम बन जाए। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि ग्रेटनेस पेशेंस, रिस्ट्रेंट और सेल्फ कंट्रोल से आती है। अगर हम अपने इमोशंस और डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ईगो हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। एंशिएंट स्टोइक फिलोसोफर्स हमेशा यही सिखाते थे कि असली ताकत अपनी इनर इंपल्सेस को कंट्रोल करने में है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, जो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता, वह दूसरों पर कभी कंट्रोल नहीं रख सकता। रिस्ट्रेन योरसेल्फ का मतलब यह है कि हर समय एक्शन में कूदना जरूरी नहीं। कई बार इंतजार करना, ऑब्जर्व करना और सही समय का चुनाव करना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। ईगो हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले जाता है, लेकिन रिस्ट्रेंट हमें लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट की तरफ ले जाता है। हिस्ट्री में हर महान व्यक्ति ने अपने अंदर यह क्वालिटी डेवलप की। उदाहरण के लिए इब्राहिम लिंकन को देखिए। वे हमेशा पेशेंस रखते थे, जल्दबाजी से फैसले नहीं लेते थे। उनका रिस्ट्रेंट ही उन्हें सबसे रिस्पेक्टेड लीडर बनाता है। अगर हम रिस्ट्रेंट नहीं रख पाए तो हम अपने ही पैशन और एम्बिशन के शिकार बन जाते हैं। ईगो हमें अनकंट्रोल्ड तरीके से दौड़ाता है, लेकिन सेल्फ रिस्ट्रेंट हमें संतुलित रखता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी की असली मास्टरी इंपल्सिव एक्शंस में नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड और थॉटफुल एक्शंस में है। चैप्टर 7, गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। जब हम अपने माइंड के अंदर फंस जाते हैं तो हम रियलिटी की बजाय अपने डर, डाउट्स और परफॉर्मेंस की चिंता में खो जाते हैं। हमारा दिमाग हर छोटी बड़ी चीज को एनालाइज करने लगता है और लगातार सिनेरियोज क्रिएट करता रहता है, जिससे ओवरथिंकिंग बढ़ती है। इस स्थिति में व्यक्ति अक्सर एक्शन लेने की बजाय एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाता है और अपनी ग्रोथ रोक लेता है। अपने माइंड से बाहर निकलने के लिए 3 स्टेप्स बेहद जरूरी हैं। पहला, अपने थॉट्स को सिर्फ थॉट्स के रूप में पहचानना, यानी यह समझना कि जो भी माइंड में चल रहा है वह रियलिटी नहीं, बल्कि हमारी इंटरप्रिटेशन है। जब हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं तो उनका दबाव कम होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। दूसरा, एक्सटर्नल वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस में खुद को इमर्स करना, जैसे कॉन्वर्सेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, न्यू एक्टिविटीज ट्राई करना और दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझना। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया सिर्फ हमारे हेड में नहीं है और लर्निंग और ग्रोथ बाहर की दुनिया में ही होती है। तीसरा, अपने आप को रेगुलर रियलिटी चेक देना। यह इवैल्यूएट करना कि माइंड में जो कहानी बन रही है वह कितनी एक्यूरेट है। इस प्रक्रिया में हम अपनी गलत धारणाओं और असम्पशंस को पहचान पाते हैं और रैशनल डिसीजंस ले पाते हैं।
जैसे ही कोई अपने माइंड से बाहर आकर एक्सटर्नल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करता है, उसकी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों ज्यादा क्लियर, इफेक्टिव और प्रैक्टिकल हो जाती हैं और वह अपने एक्शंस में कॉन्फिडेंट महसूस करता है। चैप्टर 8 द डेंजर ऑफ अर्ली प्राइड। जल्दी मिली सक्सेस कभी कभी डेंजरसली मिसलीडिंग साबित हो सकती है। अर्ली प्राइड यानी इनिशियल एरोगेंस या प्रीमेच्योर कॉन्फिडेंस हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि अब सीखने की जरूरत नहीं है और हमें कोई गाइडेंस या फीडबैक लेने की जरूरत नहीं। जब कोई अपनी अर्ली विक्टोरीज के कारण खुद में बहुत प्राउड महसूस करता है, तो वह रिस्क्स लेने, नई स्किल्स डेवलप करने और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एक्सेप्ट करने से बचने लगता है। यह माइंडसेट धीरे धीरे कंप्लेसेंसी और स्टैग्नेशन की ओर ले जाता है। अर्ली प्राइड से बचने के लिए सबसे पहला स्टेप है ह्यूमिलिटी बनाए रखना। हर एक्सपीरियंस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना और यह स्वीकार करना कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दूसरा स्टेप है लगातार चैलेंजेस लेना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और नई एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना। यह एटीट्यूड हमें हमेशा एक्टिव लर्नर बनाता है और ग्रोथ को सुनिश्चित करता है। तीसरा स्टेप है रेगुलर रियलिटी चेक। यह असेस करना कि अचीवमेंट्स केवल शुरुआत हैं और लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। अर्ली प्राइड जितना जल्दी आता है उतना ही रिस्की होता है, लेकिन अगर इसे वाइजली मैनेज किया जाए तो यह भविष्य की सफलता की मजबूत फाउंडेशन भी बन सकता है। इसे समझकर और प्रैक्टिस करके व्यक्ति अपनी अचीवमेंट्स को सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बदल सकता है। चैप्टर 9 वर्क वर्क वर्क। इस चैप्टर में बताया गया है कि असली सफलता और मास्टरी पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। केवल लगातार, डिसिप्लिन्ड और पर्पस ड्रिवन वर्क ही लास्टिंग रिजल्ट्स देता है। अक्सर लोग टैलेंट, इंटेलिजेंस या इनिशियल अचीवमेंट्स पर बहुत भरोसा कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन सच ये है कि टैलेंट या इंटेलिजेंस बिना कंसिस्टेंट एफर्ट के लंबे समय तक काम नहीं आती। वर्क करने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि अपने एक्शंस को स्ट्रैटेजी, फोकस और इंटेंशन के साथ एग्जीक्यूट करना है। लगातार मेहनत करने वाला माइंडसेट धीरे धीरे स्किल्स को रिफाइन करता है, मिस्टेक्स से सीखने की क्षमता बढ़ाता है और फेलियर्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में बदल देता है। इस चैप्टर में 3 मुख्य प्रिंसिपल्स पर जोर दिया गया है। पहला, डिलिबरेट प्रैक्टिस, यानी हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स में लगातार इंप्रूवमेंट करना। यह आपको कंप्लेसेंसी और स्टैग्नेशन से बचाता है। दूसरा, रेजिलियंस डेवलप करना, यानी सेटबैक्स और चैलेंजेस से डरने की बजाय उनसे सीखना और आगे बढ़ना। तीसरा, फोकस ऑन प्रोसेस ओवर रिजल्ट्स, यानी इमीडिएट रिवॉर्ड्स या एक्सटर्नल वैलिडेशन के बजाय कंसिस्टेंट एफर्ट और इंटरनल मास्टरी पर ध्यान देना। जब कोई व्यक्ति अपने ईगो को पीछे रखकर अपने वर्क पर पूरी तरह इमर्स हो जाता है, तो सेल्फ इंपॉर्टेंस और ओवर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। वर्क 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 माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि एक्सटर्नल अप्रूवल की बजाय पर्सनल डिसिप्लिन, डेडिकेशन और स्किल बिल्डिंग में ही लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट और सस्टेनेबल सक्सेस छिपा है। चैप्टर 10 ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। इस चैप्टर में बताया गया है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती और नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। अर्ली सक्सेसेस या एक्वायर्ड स्किल्स अक्सर ईगो को इन्फ्लेट कर देती हैं और व्यक्ति को यह भ्रम देती है कि अब सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट ही असली ग्रोथ और मास्टरी की कुंजी है। हमेशा स्टूडेंट बने रहने का मतलब है कि हर अनुभव, हर इंटरैक्शन, हर चैलेंज और हर फेलियर से सीखने के लिए तैयार रहना। यह एटीट्यूड आपको अडेप्टेबल, इनोवेटिव और रेजिलिएंट बनाता है और ईगो ट्रैप्स या प्रीमेच्योर कॉन्फिडेंस से बचाता है। इस चैप्टर में लर्निंग माइंडसेट के 3 कोर कंपोनेंट्स बताए गए हैं। पहला, क्यूरियोसिटी, नए आइडियाज एक्सप्लोर करना, सवाल पूछना और अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने की इच्छा। दूसरा, ह्यूमिलिटी, यह स्वीकार करना कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और मिस्टेक से सीखने के लिए हमेशा ओपन रहना। तीसरा, कंसिस्टेंसी, नॉलेज और स्किल्स पर लगातार काम करना और इंप्रूवमेंट की हैबिट डेवलप करना। हमेशा स्टूडेंट बने रहने का मतलब यह भी है कि मेंटरशिप एक्सेप्ट करें, फीडबैक एक्टिवली लें और अपनी अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटीज को लगातार रिफाइन करें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ईगो को कंट्रोल में रखता है, कंप्लेसेंसी और एरोगेंस से बचाता है और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ की ओर ले जाता है।
इस अप्रोच से व्यक्ति मेंटली फ्लेक्सिबल, स्ट्रेटेजिकली शार्प और प्रैक्टिकली केपेबल बनता है, जो हर चुनौती और मुश्किल परिस्थिति का सामना कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड तरीके से कर सकता है। चैप्टर 11, डोंट टेल योरसेल्फ अ स्टोरी। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा ईगो अक्सर हमारे लिए खुद की बनाई हुई कहानी, सेल्फ नैरेटिव को सच मानने की कोशिश करता है। हम अपने फेलियर्स, सेटबैक्स या चैलेंजेस को रैशनलाइज करने के लिए माइंड में ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो रियलिटी से दूर होती हैं। यह हैबिट हमें ग्रोथ और लर्निंग से रोकती है, क्योंकि हम अपने मिस्टेक्स को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते और ब्लेम या जस्टिफिकेशन के जाल में फंस जाते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। यह पहचानना कि आप किस तरह की स्टोरीज अपने माइंड में बना रहे हैं और क्या ये स्टोरीज आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं या रोक रही हैं। दूसरा स्टेप है रियलिटी के साथ कॉन्फ्रंट करना। फैक्ट्स को खुद से छिपाने के बजाय डायरेक्टली फेस करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना और सिचुएशन को अनबायस्ड तरीके से एनालाइज करना। तीसरा स्टेप है एक्शन पर फोकस करना। जब आप अपनी कहानी के बजाय रियल एक्शंस और चॉइसेस पर ध्यान देते हैं, तो लर्निंग और इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। ये चैप्टर यह भी बताता है कि ईगो अक्सर हमारे फेलियर्स को मिनिमाइज या जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और हमारी रियलिटी डिस्टॉर्शन को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम अपने माइंड में बनी हुई कहानी से स्टेप बैक लेकर ऑब्जर्व करें, तो हम क्लियर जजमेंट, रैशनल डिसीजंस और इफेक्टिव एक्शंस लेने में सक्षम हो जाते हैं। डोंट टेल योरसेल्फ अ स्टोरी का मतलब यही है कि आप अपने ईगो को सच मानने और फॉल्स नैरेटिव्स बनाने से रोकें और ऑब्जेक्टिव रियलिटी के अनुसार काम करें। चैप्टर 12, व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू। इस चैप्टर में फोकस है क्लैरिटी और प्रायोरिटीज पर। ईगो अक्सर हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें सुपरफिशियल अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन या एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे दौड़ने पर मजबूर करता है। यह चैप्टर सिखाता है कि लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट और मीनिंगफुल सक्सेस पाने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है। यह जानना कि आपके वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। जब आप खुद को समझते हैं, तो आप अपने डिसीजंस और एक्शंस को उन चीजों के अनुसार अलाइन कर सकते हैं जो आपके लिए सच में मैटर करती हैं। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस और ईगो ड्रिवन डिजायर्स को पहचानना और उनसे दूरी बनाना। सोशल कंपैरिजन, अननेसेसरी कंपटीशन और वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर अक्सर हमारे प्रायोरिटीज को ब्लर कर देते हैं। तीसरा, कंसिस्टेंट अलाइनमेंट ऑफ एक्शंस विद प्रायोरिटीज। केवल वही काम करें जो आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ, वैल्यूज और पर्पस के साथ रेजोनेट करता है। यह चैप्टर यह भी बताता है कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस ईगो को कंट्रोल में रखती है। जब आप जानते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप इंपल्सिव डिसीजंस, फियर ड्रिवन एक्शंस और मीनिंगलेस वैलिडेशन से बचते हैं। व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू माइंडसेट आपको फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और पर्पस ड्रिवन बनाता है। यह ईगो को डिमिनिश करता है और आपके एनर्जी, एफर्ट और रिसोर्सेज को उन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है जो सच में मीनिंगफुल और इंपैक्टफुल हैं। चैप्टर 13, एंटाइटलमेंट, कंट्रोल एंड पैरानोया। इस चैप्टर में बताया गया है कि ईगो अक्सर 3 तरह की मानसिक ट्रैप्स में फंसाता है: एंटाइटलमेंट, कंट्रोल और पैरानोया। एंटाइटलमेंट यानी यह सोच कि आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने सक्सेस, पोजीशन या एबिलिटीज के लिए खुद को डिजर्विंग समझता है, तो वह मेहनत और लर्निंग की वैल्यू खो देता है। कंट्रोल ऑब्सेशन यानी हर चीज पर एब्सोल्यूट कंट्रोल रखने की जरूरत महसूस करना। यह ईगो ड्रिवन डिजायर अक्सर स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और माइक्रो मैनेजमेंट को जन्म देता है। पैरानोया यानी दूसरों के मोटिव्स, एक्शंस और इंटेंशंस के बारे में एक्सेसिव सस्पिशन। यह माइंडसेट कोलैबोरेशन और रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचाता है और डिसीजन मेकिंग को क्लाउड करता है। इससे बचने के लिए 3 प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज सुझाई गई हैं। पहला, ह्यूमिलिटी अपनाना। यह याद रखना कि अचीवमेंट्स और पोजीशंस टेम्परेरी हैं और केवल एफर्ट और लर्निंग के माध्यम से ही सस्टेन की जा सकती हैं। दूसरा, फोकस ऑन इन्फ्लुएंस नॉट कंट्रोल। यह समझना कि हर चीज पर कंट्रोल रखना रियलिस्टिक नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी और एफर्ट्स उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप सच में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तीसरा, ट्रस्ट और पर्सपेक्टिव डेवलप करना।
दूसरों के एक्शंस को इमीडिएटली थ्रेट या पर्सनल अटैक के रूप में न लें, बल्कि उनके मोटिव्स और इंटेंशंस को समझने की कोशिश करें। एंटाइटलमेंट, कंट्रोल और पैरानोया की ट्रैप्स ईगो को इन्फ्लेट करती हैं और ग्रोथ और सक्सेस को ब्लॉक करती हैं। जब आप इन ट्रैप्स से दूर रहते हैं तो डिसीजन मेकिंग रैशनल, रिलेशनशिप्स हेल्थी और एक्शंस इफेक्टिव बनते हैं। चैप्टर 14, मैनेजिंग योरसेल्फ। इस चैप्टर में एम्फेसिस है सेल्फ मैनेजमेंट पर। ईगो अक्सर इंपल्सिव रिएक्शंस, प्राइड ड्रिवन डिसीजंस और फियर बेस्ड बिहेवियर को जन्म देता है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को नुकसान पहुंचाते हैं। इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कॉन्शियस और डिसिप्लिन तरीके से रेगुलेट करना। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। यह पहचानना कि कब ईगो डोमिनेंट हो रहा है, कब इंपल्सिव रिएक्शंस आ रहे हैं और कब इंटरनल नैरेटिव्स डिस्टॉर्टेड हो रही हैं। दूसरा स्टेप है इमोशनल रेगुलेशन। स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे एंगर, जेलसी या फ्रस्ट्रेशन को ऑब्जर्व करना और उन्हें कंट्रोल में रखना, बजाय इमीडिएट रिएक्शन देने के। तीसरा स्टेप है डिसिप्लिन्ड एक्शन। यह सुनिश्चित करना कि डिसीजंस और एक्शंस आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, वैल्यूज और प्रायोरिटीज के अनुसार अलाइंड हैं। सेल्फ मैनेजमेंट के दौरान अकाउंटेबिलिटी और रिफ्लेक्शन भी महत्वपूर्ण है। रेगुलरली इवैल्यूएट करें कि क्या आपके एक्शंस और डिसीजंस ईगो ड्रिवन हैं या रैशनल, पर्पस ड्रिवन हैं। जब आप इफेक्टिवली अपने आप को मैनेज करते हैं तो स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट और अनप्रोडक्टिव बिहेवियर कम होता है और आपकी ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। मैनेजिंग योरसेल्फ का अल्टीमेट गोल यह है कि आप ईगो को कंट्रोल में रखते हुए कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करें, इंपल्सिव बिहेवियर और फियर ड्रिवन चॉइसेस से बचें और अपने पोटेंशियल को पूरी तरह रियलाइज करें। चैप्टर 15, बीवेयर द डिजीज ऑफ मी। इस चैप्टर में बताया गया है कि ईगो की सबसे खतरनाक आदत है डिजीज ऑफ मी, यानी हर चीज को अपने नजरिए, अपनी जरूरतों और अपने फायदे के अनुसार देखने की टेंडेंसी। यह माइंडसेट व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड, एरोगेंट और डिस्कनेक्टेड बना देता है। जब ईगो डोमिनेंट होता है तो हम अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरों की कंट्रीब्यूशन को ओवरलुक करते और अपने अचीवमेंट्स को ओवर इन्फ्लेट कर लेते हैं। डिजीज ऑफ मी न सिर्फ रिलेशनशिप्स और कोलैबोरेशंस को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लर्निंग को भी ब्लॉक करता है। इससे बचने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज महत्वपूर्ण हैं। पहला, ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करना। यह याद रखना कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते और आपकी सक्सेस दूसरों की हेल्प और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर भी निर्भर है। दूसरा, फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन। अपने एक्शंस को सेल्फ गेन के बजाय लार्जर पर्पस और टीम, ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी के बेनिफिट के हिसाब से इवैल्यूएट करना। तीसरा, रियलिटी चेक और सेल्फ रिफ्लेक्शन। रेगुलरली यह एनालाइज करना कि क्या आपके डिसीजंस और बिहेवियर ईगो ड्रिवन हैं या रैशनल, पर्पस ड्रिवन। डिजीज ऑफ मी जितना जल्दी पहचान लिया जाए और कंट्रोल किया जाए, उतना ही आप अपने लर्निंग, रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस को सेफगार्ड कर सकते हैं। चैप्टर 16, मेडिटेट ऑन द इमेंसिटी। इस चैप्टर में बताया गया है कि पर्सपेक्टिव और ह्यूमिलिटी बनाए रखने के लिए हमें खुद को बड़े कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए। ईगो अक्सर हमारी दुनिया को सेल्फ सेंटर्ड और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लेंस से देखता है। मेडिटेट ऑन द इमेंसिटी का मतलब है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स, अचीवमेंट्स और स्ट्रगल्स को यूनिवर्स या लार्जर पर्पस के पर्सपेक्टिव से देखें। यह प्रैक्टिस ईगो को श्रिंक करती है और हमें ग्राउंडेड, हम्बल और पर्पस ड्रिवन बनाती है। इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं। पहला, रिफ्लेक्शन ऑन स्केल। अपने प्रॉब्लम्स, फियर्स और डिजायर्स को ऐसे देखें जैसे वे यूनिवर्स या लार्जर टाइमलाइन में केवल छोटे हिस्से हों। दूसरा, कॉन्टेम्पलेशन ऑन मॉर्टैलिटी और इम्परमानेंस। ये समझना कि समय, लाइफ और सक्सेस टेम्परेरी हैं और अल्टीमेट सिग्निफिकेंस हमारे एक्शंस और कंट्रीब्यूशन से आती है, न कि ईगो या फेम से। तीसरा, फोकस ऑन सर्विस और इम्पैक्ट। जब आप अपनी एक्शंस को लार्जर गुड के लिए डेडिकेट करते हैं तो ईगो ऑटोमेटिकली डिमिनिश होता है और क्लैरिटी, पर्पस और फुलफिलमेंट बढ़ता है। मेडिटेट ऑन द इमेंसिटी माइंडसेट हमें सेल्फ इंपॉर्टेंस और ट्रिवियल कंसर्न्स से दूर रखता है और लार्जर विजन, पेशेंस और ह्यूमिलिटी डेवलप करता है। ये दोनों चैप्टर्स ये सिखाते हैं कि ईगो की डिजीज और सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस में बिगेस्ट बैरियर्स हैं।
लेकिन अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रैक्टिस से इन्हें इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। चैप्टर 17, मेंटेन योर सोब्राइटी। इस चैप्टर में बताया गया है कि ईगो लगातार इल्यूजन और सेल्फ डिसेप्शन की तरफ खींचता है। सोब्राइटी का मतलब सिर्फ शराब या ड्रग्स से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपने माइंड और परसेप्शन में क्लैरिटी बनाए रखना है। ईगो अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस, प्राइड और इंपल्सिव डिसीजंस की तरफ ले जाता है, जिससे लर्निंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ बाधित होती है। मेंटेन योर सोब्राइटी का कॉन्सेप्ट यही सिखाता है कि हमें अपने अचीवमेंट्स, स्टेटस और एक्सटर्नल वैलिडेशन से डिटैच्ड रहकर ऑब्जेक्टिव और रैशनल बने रहना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस और रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि यह समझा जा सके कि कौन से मोमेंट्स में ईगो डोमिनेंट हो रहा है और कहां हमारी परसेप्शन डिस्टॉर्टेड हो रही है। ह्यूमिलिटी और पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करना भी महत्वपूर्ण है। यह याद रखना कि सक्सेस, टैलेंट और स्किल्स टेम्पोरेरी हैं और किसी भी समय एक्सटर्नल फैक्टर्स इन पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। फोकस ऑन फंडामेंटल्स और डिसिप्लिन रूटीन बनाए रखना चाहिए। अपने डेली हैबिट्स, लर्निंग और एफर्ट को कंसिस्टेंट रखना और इंपल्सिव ईगो ड्रिवन डिसीजंस से बचना चाहिए। जब सोब्राइटी मेंटेन्ड रहती है तो क्लैरिटी, रैशनैलिटी और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बढ़ती है। ईगो ड्रिवन इल्यूजन्स, डिस्ट्रैक्शंस और प्राइड ऑटोमेटिकली डिमिनिश हो जाते हैं और व्यक्ति अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और पर्पस पर सस्टेन्ड फोकस कर पाता है। रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन, अकाउंटेबिलिटी और कॉन्शियस एफर्ट से ईगो को कंट्रोल में रखा जा सकता है और पर्सनल ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट और मीनिंगफुल अचीवमेंट सुनिश्चित किए जा सकते हैं। चैप्टर 18, फॉर व्हाट ऑफ्टन कम्स नेक्स्ट, ईगो इज द एनिमी। इस चैप्टर में बताया गया है कि ईगो हमेशा नेक्स्ट स्टेज पर भी खतरा पैदा करता है। अक्सर हम एक अचीवमेंट या सक्सेस प्राप्त करते हैं और इमीडिएटली अगले लेवल पर जंप करने की कोशिश करते हैं। ईगो ये महसूस कराता है कि हमें अब सब कुछ पता है और लर्निंग की जरूरत नहीं है। यह माइंडसेट डेंजरस है क्योंकि हर नए अपॉर्चुनिटी या चैलेंज में ह्यूमिलिटी और प्रिपरेशन की जरूरत होती है। ईगो इम्पेशंस, ओवर कॉन्फिडेंस और कंप्लेसेंसी को जन्म देता है, जिससे नेक्स्ट स्टेप पर फेलियर की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए पेशेंस और प्रोसेस फोकस्ड माइंडसेट अडॉप्ट करना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि हर स्टेज को मास्टरी और लर्निंग के साथ कंप्लीट करना चाहिए, बिना ईगो ड्रिवन रश के। कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट भी क्रिटिकल हैं। नेक्स्ट चैलेंज को टैकल करने से पहले अपनी स्किल्स, नॉलेज और प्रिपरेशन को रिफाइन करना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ रियलिटी और फीडबैक लेना भी जरूरी है। यह रेगुलरली इवैल्यूएट करना कि क्या आपकी परसेप्शन, एक्सपेक्टेशंस और रेडीनेस ईगो ड्रिवन हैं या ग्राउंडेड और रियलिस्टिक हैं। ईगो हर स्टेज में सटल ट्रैप्स बनाता है, लेकिन अगर आप ह्यूमिलिटी, प्रिपरेशन और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप हर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा इफेक्टिवली उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस, सस्टेनेबल ग्रोथ और पर्सनल मास्टरी तभी संभव है जब ईगो को कंट्रोल में रखा जाए और हर अचीवमेंट के बाद भी सीखने, रिफ्लेक्ट करने और प्रिपेयर करने का माइंडसेट बनाए रखा जाए। चैप्टर 21, फाइट क्लब मोमेंट्स। इस चैप्टर में बताया गया है कि जीवन में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब ईगो आपको टेस्ट करता है और आपको एक्सट्रीम चैलेंजेस या कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है। इन सिचुएशंस को फाइट क्लब मोमेंट्स कहा गया है। ये मोमेंट्स अक्सर अनकंफर्टेबल, पेनफुल या इंटिमिडेटिंग होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े लर्निंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं। ईगो इन मोमेंट्स में इंपल्सिव रिएक्शंस, डिफेंसिवनेस और सेल्फ इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति रैश डिसीजंस ले सकता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इस चैप्टर का मुख्य लेसन यह है कि कठिन परिस्थितियों में काम, रैशनल और फोकस्ड रहना ही आपको एडवांटेज देता है। इससे निपटने के लिए 3 अप्रोचेस सुझाए गए हैं। पहला, अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन। यह पहचानना कि सिचुएशन में आपका ईगो डोमिनेंट हो रहा है या आप रैशनल पर्सपेक्टिव से एक्ट कर रहे हैं। दूसरा, डिसिप्लिन्ड रिस्पॉन्स। फाइट क्लब मोमेंट्स में इंपल्सिव रिएक्शंस देने की बजाय कंट्रोल्ड, पर्पस ड्रिवन और स्ट्रेटेजी फोकस्ड एक्शंस लेना। तीसरा, लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट करना। हर कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंज या प्रेशर सिचुएशन से सीखने का तरीका खोजें और इसे पर्सनल ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। जब आप इन मोमेंट्स में ईगो को कंट्रोल में रखते हैं और डिसिप्लिन्ड तरीके से एक्ट करते हैं, तो आप नॉट ओनली चैलेंजेस को हैंडल करते हैं,
बल्कि अपने कॉन्फिडेंस, रिजिलियंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को भी स्ट्रेंथन करते हैं। फाइट क्लब मोमेंट्स माइंडसेट यह सिखाता है कि ग्रोथ अक्सर कंफर्ट जोन के बाहर होती है और ईगो के ट्रैप्स से बचकर डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी क्लैरिटी और फोकस बनाए रखना जरूरी है। चैप्टर 22 ड्रॉ द लाइन। इस चैप्टर में बताया गया है कि ईगो के खिलाफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस और बाउंड्री सेट करना क्रिटिकल है। ड्रॉ द लाइन का मतलब है यह पहचानना कि कब किसी सिचुएशन, रिलेशनशिप या बिहेवियर को एक्सेप्ट करना बंद करना है। ईगो अक्सर हमें ओवर कमिटमेंट, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट या अनप्रोडक्टिव एंगेजमेंट्स में फंसाता है। बिना बाउंड्रीज के हम अपने फोकस, एनर्जी और लॉन्ग टर्म गोल्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। इस चैप्टर में 3 स्ट्रेटजीज हाईलाइट की गई हैं। पहला, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज। यह पहचानना कि आपके लिए क्या नॉन नेगोशिएबल है और किन प्रिंसिपल्स, गोल्स या प्रायोरिटीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। दूसरा, असर्टिवनेस और डिसिप्लिन डिसीजन मेकिंग। अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना और सिचुएशंस में रैशनल बाउंड्रीज सेट करना ताकि ईगो ड्रिवन प्रेशर्स और डिस्ट्रैक्शंस आपको डीरेल न करें। तीसरा, रेगुलर इवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट। समय समय पर अपने कमिटमेंट्स, रिलेशनशिप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असेस करना और सुनिश्चित करना कि वे आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ और पर्पस के अलाइंड हैं। जब आप ड्रॉ द लाइन प्रैक्टिस करते हैं तो आप ईगो के मैनिपुलेशन, ओवर कॉन्फिडेंस और एंटाइटलमेंट ट्रैप्स से बचते हैं। यह माइंडसेट आपको फोकस्ड, ग्राउंडेड और रिजिलियंट बनाता है और आपके एफर्ट्स, डिसीजंस और एक्शंस को पर्पसफुल और इफेक्टिव बनाता है। बाउंड्री सेट करना और अपने प्रिंसिपल्स के साथ डिसिप्लिन रहना अल्टीमेट टूल है ईगो को मैनेज करने और सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करने का। चैप्टर 23 मेंटेन योर ओन स्कोर कार्ड। इस चैप्टर में बताया गया है कि ईगो अक्सर एक्सटर्नल वैलिडेशन, प्रेज और दूसरों की अप्रूवल की तलाश में व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करता है। मेंटेन योर ओन स्कोर कार्ड का मतलब है कि अपने सक्सेस, प्रोग्रेस और ग्रोथ को खुद मेजर करना, बिना दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजंस या सोसाइटल प्रेशर्स पर डिपेंड किए। जब हम अपनी स्कोर कार्ड खुद बनाते हैं तो हम ईगो ड्रिवन कंपटीशन, जेलसी और इनसिक्योरिटी से दूर रहते हैं। ईगो हमेशा यह सोचता है कि दूसरों से बेटर होना ही सक्सेस है, लेकिन यह माइंडसेट इंटरनल फोकस, लर्निंग और ट्रू मास्टरी को ब्लॉक करता है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल मैट्रिक्स डिफाइन करना। यह तय करना कि आपके लिए मीनिंगफुल प्रोग्रेस क्या है और आप किन स्टैंडर्ड्स पर खुद को मेजर करेंगे। दूसरा, कंपैरिजन से बचना। दूसरों की अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन या स्टेटस से अपने प्रोग्रेस को जज करने के बजाय अपने डिफाइंड मैट्रिक्स और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना। तीसरा, कंसिस्टेंट रिफ्लेक्शन और अकाउंटेबिलिटी रखना। रेगुलरली इवैल्यूएट करना कि क्या आप अपने गोल्स और स्टैंडर्ड्स के अलाइंड हैं या ईगो ड्रिवन मोटिव्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जब आप अपनी स्कोर कार्ड मेंटेन करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शंस, एक्सटर्नल प्रेशर्स और वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर से मुक्त रहते हैं। यह माइंडसेट आपको डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और पर्पस ड्रिवन बनाता है और ईगो को इन्फ्लेट होने से रोकता है। इंटरनल मैट्रिक्स और सेल्फ असेसमेंट पर फोकस करने से लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मास्टरी और पर्सनल फुलफिलमेंट पॉसिबल हो जाता है। चैप्टर 24 ऑलवेज लव। इस चैप्टर में बताया गया है कि ईगो रिलेशनशिप्स, कोलैबोरेशन और ह्यूमन कनेक्शन में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है। ऑलवेज लव का मतलब है कि चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी चैलेंजिंग हों, हम अपने इंटरेक्शंस में एम्पैथी, कंपैशन और जेन्युइन केयर बनाए रखें। ईगो अक्सर प्राइड, जेलसी, रिजेंटमेंट और डिफेंसिवनेस को जन्म देता है, जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स प्रभावित होती हैं। यह चैप्टर सिखाता है कि लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट और मीनिंगफुल इम्पैक्ट केवल रैशनल स्ट्रैटेजीज या अचीवमेंट से नहीं, बल्कि लव, काइंडनेस और कनेक्शन से आते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए 3 अप्रोचेस महत्वपूर्ण हैं। पहला, ह्यूमिलिटी और एम्पैथी प्रैक्टिस करना। दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझना और अपने जजमेंट्स और बायसेस को मिनिमाइज करना। दूसरा, पेशेंस और फॉरगिवनेस डेवलप करना। कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स में रिएक्टिव बिहेवियर के बजाय अंडरस्टैंडिंग और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग को अपनाना। तीसरा, कंट्रीब्यूशन और सर्विस माइंडसेट। अपने एक्शंस और इंटरैक्शंस को सेल्फ सेंटर्ड मोटिव्स की बजाय लार्जर गुड और पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए अलाइन करना।
ऑलवेज लव माइंडसेट ईगो को डिमिनिश करता है, रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करता है और कोलैबोरेशंस को फ्रूटफुल बनाता है। यह अप्रोच व्यक्ति को इमोशनली इंटेलिजेंट, ग्राउंडेड और रेजिलिएंट बनाता है। जब हम कंसिस्टेंटली लव, केयर और एम्पैथी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो हम नॉट ओनली अदर्स की लाइव्स में पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं बल्कि अपने इंटरनल पीस, पर्पस और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट को भी सिक्योर करते हैं। चैप्टर 25 फॉर एवरीथिंग दैट कम्स नेक्स्ट, ईगो इज द एनिमी। इस चैप्टर में बताया गया है कि ईगो हर नए चैलेंज, अपॉर्चुनिटी और फेज में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है। अक्सर हम पिछली अचीवमेंट्स, स्किल्स या नॉलेज के आधार पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब कोई चुनौती हमारी ग्रोथ को थ्रेटन नहीं कर सकती। ईगो ये इल्यूजन पैदा करता है कि हमने सब कुछ सीख लिया है, हमें गाइडेंस, फीडबैक या कंटिन्यूअस एफर्ट की जरूरत नहीं। ये माइंडसेट डेंजरस है क्योंकि हर नए स्टेज में ह्यूमिलिटी, प्रिपरेशन और फोकस क्रिटिकल होते हैं। इससे बचने के लिए 3 मुख्य स्ट्रेटजीज सुझाई गई हैं। पहला, ह्यूमिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस अडॉप्ट करना। हर नए अपॉर्चुनिटी या चैलेंज में यह पहचानना कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और मिस्टेक्स और फेलियर्स इनेविटेबल हैं। दूसरा, पेशेंस और प्रोसेस फोकस्ड अप्रोच रखना। इंस्टेंट रिजल्ट्स या ईगो ड्रिवन शॉर्टकट्स की बजाय डिलिबरेट प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट एफर्ट और लर्निंग पर ध्यान देना। तीसरा, फीडबैक और रियलिटी चेक करना। यह रेगुलरली इवैल्यूएट करना कि क्या आपके डिसीजंस, परसेप्शंस और रेडीनेस ईगो ड्रिवन हैं या ग्राउंडेड और पर्पस ड्रिवन हैं। ईगो हर स्टेज में सटल ट्रैप्स बनाता है, लेकिन अगर आप ह्यूमिलिटी, प्रिपरेशन और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर न्यू अपॉर्चुनिटी और चैलेंज का फायदा इफेक्टिवली उठा सकते हैं। यह माइंडसेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सस्टेनेबल सक्सेस और मास्टरी के लिए एसेंशियल है। चैप्टर 26 एपिलॉग। एपिलॉग में रायन हॉलिडे ने समराइज किया है कि ईगो हर व्यक्ति के पाथ में कंटिन्यूअस चैलेंज और सटल एनिमी की तरह काम करता है। ईगो केवल एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस या एंटाइटलमेंट नहीं है, बल्कि यह इंटरनल बैरियर्स, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन और सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग का सोर्स है। इस किताब में जिन प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज को बताया गया है उनका कोर लेसन यह है कि अवेयरनेस, ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग ही ईगो को मैनेज करने का तरीका है। एपिलॉग में एम्फेसिस है कि ईगो को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल में रखना और अवेयरनेस के साथ एक्ट करना संभव है। ह्यूमिलिटी, पेशेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, डिलिबरेट एफर्ट और पर्सपेक्टिव शिफ्ट प्रैक्टिसेस ईगो को डिमिनिश करती हैं और व्यक्ति को लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मीनिंगफुल अचीवमेंट्स और इंटरनल फुलफिलमेंट की ओर ले जाती हैं। हॉलिडे यह भी बताते हैं कि लाइफ में सेटबैक्स, चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स इनेविटेबल हैं, लेकिन अगर हम ईगो के ट्रैप्स को पहचान लें और अपने एक्शंस, डिसीजंस और माइंडसेट को पर्पस ड्रिवन रखें तो हम पर्सनल मास्टरी, रेजिलियंस और सस्टेनेबल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एपिलॉग में अंत में यही मैसेज दिया गया है कि ईगो हमेशा एनिमी रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंडसेट, लर्निंग एटीट्यूड और ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव के साथ हर ऑब्स्टिकल, अपॉर्चुनिटी और फेज में सफलता और फुलफिलमेंट पॉसिबल है। चैप्टर 25 फॉर एवरीथिंग दैट कम्स नेक्स्ट, ईगो इज द एनिमी। इस चैप्टर में बताया गया है कि ईगो हर नए चैलेंज, अपॉर्चुनिटी और फेज में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है। अक्सर हम पिछली अचीवमेंट्स, स्किल्स या नॉलेज के आधार पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब कोई चुनौती हमारी ग्रोथ को थ्रेटन नहीं कर सकती। ईगो ये इल्यूजन पैदा करता है कि हमने सब कुछ सीख लिया है, हमें गाइडेंस, फीडबैक या कंटिन्यूअस एफर्ट की जरूरत नहीं। ये माइंडसेट डेंजरस है क्योंकि हर नए स्टेज में ह्यूमिलिटी, प्रिपरेशन और फोकस क्रिटिकल होते हैं। इससे बचने के लिए 3 मुख्य स्ट्रेटजीज सुझाई गई हैं। पहला, ह्यूमिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस अडॉप्ट करना। हर नए अपॉर्चुनिटी या चैलेंज में यह पहचानना कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और मिस्टेक्स और फेलियर्स इनेविटेबल हैं। दूसरा, पेशेंस और प्रोसेस फोकस्ड अप्रोच रखना। इंस्टेंट रिजल्ट्स या ईगो ड्रिवन शॉर्टकट्स की बजाय डिलिबरेट प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट एफर्ट और लर्निंग पर ध्यान देना। तीसरा, फीडबैक और रियलिटी चेक करना। यह रेगुलरली इवैल्यूएट करना कि क्या आपके डिसीजंस, परसेप्शंस और रेडीनेस ईगो ड्रिवन हैं या ग्राउंडेड और पर्पस ड्रिवन हैं। ईगो हर स्टेज में सटल ट्रैप्स बनाता है, लेकिन अगर आप ह्यूमिलिटी, प्रिपरेशन और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर न्यू अपॉर्चुनिटी और चैलेंज का फायदा इफेक्टिवली उठा सकते हैं।
यह माइंडसेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सस्टेनेबल सक्सेस और मास्टरी के लिए इसेंशियल है। चैप्टर 26 एपिलॉग। एपिलॉग में रायन हॉलिडे ने समराइज किया है कि ईगो हर व्यक्ति के पाथ में कंटिन्यूअस चैलेंज और सटल एनिमी की तरह काम करता है। ईगो केवल एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस या एंटाइटलमेंट नहीं है, बल्कि यह इंटरनल बैरियर्स, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन और सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग का सोर्स है। इस किताब में जिन प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज को बताया गया है, उनका कोर लेसन यह है कि अवेयरनेस, ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग ही ईगो को मैनेज करने का तरीका है। एपिलॉग में एम्फेसिस है कि ईगो को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल में रखना और अवेयरनेस के साथ एक्ट करना संभव है। ह्यूमिलिटी, पेशेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, डिलिबरेट एफर्ट और पर्सपेक्टिव शिफ्ट प्रैक्टिसेस ईगो को डिमिनिश करती हैं और व्यक्ति को लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मीनिंगफुल अचीवमेंट्स और इंटरनल फुलफिलमेंट की ओर ले जाती हैं। हॉलिडे यह भी बताते हैं कि लाइफ में सेटबैक्स, चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स इनेविटेबल हैं, लेकिन अगर हम ईगो के ट्रैप्स को पहचान लें और अपने एक्शंस, डिसीजंस और माइंडसेट को पर्पस ड्रिवन रखें, तो हम पर्सनल मास्टरी, रेजिलियंस और सस्टेनेबल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एपिलॉग में अंत में यही मैसेज दिया गया है कि ईगो हमेशा एनिमी रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड माइंडसेट, लर्निंग एटीट्यूड और ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव के साथ हर ऑब्स्टिकल, अपॉर्चुनिटी और फेज में सफलता और फुलफिलमेंट पॉसिबल है।